हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है विनिर्माण उद्योग। तो विनिर्माण उद्योग का अर्थ होता है विनिर्माण, यानी मशीनों, औजारों और श्रम का उपयोग करके सामान बनाने की क्रिया को विनिर्माण कहते हैं। विनिर्मित सामान स्वयं प्रयोग के लिए हो सकते हैं या फिर बेचने के लिए हो सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम विनिर्माण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पे जाके क्लिक करो, साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम जो हमारा चैप्टर है विनिर्माण उद्योग, इसको हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तन कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि कागज लकड़ी से, चीनी गन्ने से, लोहा इस्पात लोहा आयस्क से, एल्यूमिनियम बॉक्साइट से निर्मित है। यानी जो कच्चा पदार्थ है उसको मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तन करके अधिक मात्रा में हम वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उसको विनिर्माण या फिर वस्तु का निर्माण है वो कहते हैं। जैसे कागज को लकड़ी से, यानी कागज है वो लकड़ी से बनाया जाता है, चीनी गन्ने से, लोहा इस्पात लोहा आयस्क से, और जो एल्यूमिनियम है वो बॉक्साइट से निर्मित होता है। तो क्या आप यह भी जानते हैं कि कई किस्म के कपड़े ऐसे रेशों से बनते हैं जो रेशा उद्योग में बनते हैं। यानी कई प्रकार के ऐसे रेशे हैं जो है वो उद्योगों में बनते हैं। द्वितीयक कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। स्टील, कार, कपड़ा उद्योग, बेकरी तथा पेय पदार्थों संबंधी उद्योगों में लगे श्रमिक इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कुछ व्यक्ति सेवाएं प्रदान करने में रोजगार पाते हैं। इस अध्ययन में हम द्वितीयक क्रियाओं के अंतर्गत विनिर्माण उद्योग के विषय में पढ़ेंगे। किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योग के विकास से मापी जाती है। यानी किसी भी देश की जो आर्थिक उन्नति है वो विनिर्माण उद्योग के द्वारा है वो मापी जाती है। विनिर्माण का महत्व है, यानी जो विनिर्माण है इसका क्या महत्व है। तो विनिर्माण उद्योग सामान्यतः विकास की तथा विशेषतः आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं, क्योंकि विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक हैं वरन द्वितीयक एवं तृतीयक सेवाओं में भी रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं। देश में औद्योगिक विकास बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है। भारत में सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग इसी विचार पर आधारित थे। जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य भी क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है। यानी जो निर्मित वस्तुएं हैं उसका जो निर्यात है वो वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है, जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्राएं की प्राप्ति होती है। देश की विकसित और कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं। भारत का विकास विविध व शीघ्र औद्योगिक विकास में निहित है। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। उदाहरणार्थ भारत में कृषि पर आधारित उद्योगों ने कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया है। यानी कृषि और उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं है, यानी एक ही हैं और ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसका उदाहरण है कि भारत में कृषि पर आधारित उद्योग ने कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहन किया है। ये उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर है तथा इसके द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, प्लास्टिक पाइप, मशीनें, कृषि औजार आदि पर किसान निर्भर है। इसलिए विनिर्माण उद्योग के विकास तथा स्पर्धा से न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिला है अपितु उत्पादन प्रक्रिया भी सक्षम हुई है। आज वैश्वीकरण के युग में हमारे उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी तथा सक्षम होने की आवश्यकता है। यानी आज के दिन वैश्वीकरण के युग में यानी हमारे उद्योगों को और अधिक प्रतिस्पर्धी और सक्षम होने की आवश्यकता है। केवल आत्मनिर्भरता ही काफ़ी नहीं है, हमारी वस्तुएं गुणवत्ता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ही हो, तभी हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। अब है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान। यानी जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसके अंदर उद्योगों का क्या योगदान है, हम ये पढ़ने वाले हैं। तो पिछले 2 दशकों में सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का योगदान 27% में से 17% ही है,
क्योंकि 10% भाग खनिज खनन गैस तथा विद्युत ऊर्जा का योगदान है। भारत की अपेक्षा ने पूर्वी एशियाई देशों में विनिर्माण का योगदान सकल घरेलू उत्पाद का 25 से 35% है। पिछले एक दशक से भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में 7% प्रति वर्ष की दर से बढ़ोतरी हुई। बढ़ोतरी की ये दर अगले दशक में 12% अपेक्षित है। वर्ष 2003 से विनिर्माण क्षेत्र का विकास 9 से 10% प्रति वर्ष की दर से हुआ। उपयुक्त सरकारी नीतियों तथा औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी के नए प्रयासों से अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि विनिर्माण उद्योग अगले एक दशक में अपना लक्ष्य पूरा कर सकता है। इस उद्देश्य से राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद की स्थापना की गई। अब है औद्योगिक अवस्थिति, यानी औद्योगिकी अवस्थिति क्या है? तो उद्योगों की स्थापना स्वभावतः जटिल है, यानी कठिन है। इन स्थापना में कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक पूंजी, शक्ति के साधन, बाजार आदि की उपलब्धता से प्रभावित होती है। इन सभी कारकों का एक स्थान पर पाया जाना है वो लगभग असंभव है, यानी संभव नहीं है। फलस्वरूप विनिर्माण उद्योग की स्थापना के लिए वही स्थान उपयुक्त है जहां ये कारक उपलब्ध हों अथवा जहां इन्हें कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा सकता है। औद्योगिक प्रक्रिया के आरंभ होने के साथ साथ नागरीकरण प्रारंभ होता है। कभी कभी उद्योग शहरों में या उनके निकट लगाए जाते हैं। इस प्रकार औद्योगिकरण तथा नागरीकरण साथ साथ चलते हैं। नगर उद्योगों को बाजार एवं सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रमिक, वित्तीय सलाह आदि उपलब्ध कराते हैं। नगर केंद्रों द्वारा दी गई सुविधाओं से लाभान्वित कई बार बहुत से उद्योग नगरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं, जिसे समूहन बचत कहा जाता है। ऐसे स्थानों पर धीरे धीरे बड़ा औद्योगिक समूहन स्थापित हो जाते हैं। यानी नगर केंद्रों द्वारा जो दी गई सुविधाएं हैं उनसे लाभान्वित कई बार बहुत से उद्योग हैं वो नगरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं और जिसे हम समूहन बचत है वो कहते हैं। तो ऐसे स्थानों पर धीरे धीरे जो बड़े औद्योगिक समूहन हैं वो स्थापित हो जाते हैं। स्वतंत्रता से पहले अधिकतर विनिर्माण उद्योग की स्थापना दूरस्थ देशों से व्यापार पर आधारित थी, जैसे मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई आदि। तो परिणाम स्वरूप कुछ एक नगर औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरे जो ग्रामीण कृषि पृष्ठ प्रदेश से घिरे थे। उद्योग बाजार संबंध, यानी उद्योग का बाजार संबंध क्या है? निवेश यानी कच्चा माल तथा अथवा उसके घटक, उत्पादन घटक, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी, अवसंरचना, परिवहन, कारखाना, तैयार माल उत्पादन, परिवहन, बाजार और पूंजी। तो आप इस चित्र संख्या 6.1 के अंदर देख सकते हो उद्योग बाजार संबंध। किसी उद्योग की अवस्थिति का निर्धारण उसकी न्यूनतम उत्पादन लागत से निर्धारित होता है। सरकारी नीतियों व निपुण श्रमिकों की उपलब्धता भी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करती है। यानी सरकारी नीतियों और निपुण श्रमिकों की जो उपलब्धता है वो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करती है। उद्योगों की आदर्श अवस्थिति, चित्र संख्या 6.2 के अंदर आप उद्योगों की आदर्श अवस्थिति को देख सकते हो। उच्च स्थान पर कच्चा माल प्राप्त करने की लागत और उच्च स्थान पर उद्योग की स्थापना का निर्णय, उत्पादन के विवरण की लागत और उस स्थान उत्पादन की लागत। अब हम पढ़ेंगे उद्योगों का वर्गीकरण। तो रोजमर्रा के इस्तेमाल की विभिन्न औद्योगिक उत्पादों की सूची बनाएं, जैसे ट्रांजिस्टर, बिजली का बल्ब, वनस्पति तेल, सीमेंट, कांच का सामान, पेट्रोल, माचिस, स्कूटर, वाहन, दवाइयाँ आदि। यदि हम विशेष मापदंडों के आधार पर विभिन्न उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं तो विनिर्माण को आसानी से समझ सकते हैं। यानी हम विनिर्माण को आसानी से कब समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं? यानी हम विशेष मापदंडों के आधार पर विभिन्न उद्योगों का अगर वर्गीकरण कर लेते हैं तो विनिर्माण को हम आसानी से समझ सकेंगे। उद्योग को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। यदि प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर कृषि आधारित, वस्त्र और खनिज आधारित। तो कृषि आधारित तो इसमें सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम वस्त्र, रबर, चीनी, चाय, कॉफी, वनस्पति तेल उद्योग। खनिज आधारित है तो इसमें लोहा, इस्पात, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, औजार और पेट्रोलियम उद्योग आते हैं। प्रमुख भूमिका के आधार पर है तो आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग। तो आधारभूत उद्योग में क्या आता है कि जिसके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर हैं, जैसे लोहा, इस्पात, तांबा प्रगलन, एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग। और उपभोक्ता उद्योग है वो क्या है? यानी जो उत्पादन उपभोक्ता के सीधे उपयोग
यानी जो उत्पादक उपभोक्ता के सीधे उपयोग हेतु करते हैं, जैसे चीनी, दंतमंजन, कागज, पंखे, सिलाई मशीन आदि। अब है पूंजी निवेश के आधार पर, तो एक लघु उद्योग को परिसंपत्ति की एक इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है। ये निवेश सीमा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, अधिकतम स्वीकार्य निवेश के आधार पर की जाती है। ये निवेश मूल्य समय के साथ बदलता गया। वर्तमान में अधिकतम निवेश 1 करोड़ रुपए तक स्वीकार्य है। अब स्वामित्व के आधार पर, सार्वजनिक क्षेत्र में लगी सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग, जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड आदि। निजी क्षेत्र के उद्योग जिनका एक व्यक्ति के स्वामित्व और उसके द्वारा संचालित उद्योगों के स्वामित्व या उसके द्वारा संचालित टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर उद्योग आदि। संयुक्त उद्योग, वैसे उद्योग जो राज्य कार्य में निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड। सहकारी उद्योग, जिसका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों दोनों के हाथों में होता है। संसाधनों का कोष संयुक्त होता है तथा लाभ हानि का विभाजन भी अनुपातिक होता है, जैसे महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, केरल के नारियल पर आधारित उद्योग। कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा व भार के आधार पर भारी उद्योग, जैसे लोहा तथा इस्पात आदि। हल्के उद्योग जो कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग कर हल्के तैयार माल का उत्पादन करते हैं, जैसे विद्युतीय उद्योग। अब क्रियाकलाप, तो कच्चा माल और तैयार माल की मात्रा और भार के आधार पर निम्न को 2 भागों में विभाजित करें। तेल बुनने की सिलाई, पीतल के बर्तन, फ्यूज तार, घड़ियां, सिलाई मशीन, पोत निर्माण, विद्युत बल्ब, पेंट के ब्रश, मोटर गाड़ी। अब कृषि आधारित उद्योग, सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी आदि। वनस्पति तेल आदि जो उद्योग हैं वो कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित हैं। तो कच्चे माल पर कौन से उद्योग आधारित हैं? यानी सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी, वनस्पति तेल, ये जो आदि उद्योग है वो कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित है। और अब है वस्त्र उद्योग। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का अपना अलग ही महत्व है, क्योंकि इसका औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है। देश का ये अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पादन की श्रृंखला का परिपूर्ण आत्मनिर्भर है। सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से कताई, हथकरघा, बुनाई तकनीकों से बनाए जाते थे। यानी जो सूती वस्त्र उद्योग है, इसके अंदर जो प्राचीन में भारत में जो सूती वस्त्र है वो हाथ से कताई और हथकरघा बुनाई तकनीकों से बनाए जाते थे। 18वीं शताब्दी के बाद विद्युतीय करघों का उपयोग होने लगा और औपनिवेशिक काल के दौरान हमारे परंपरागत उद्योगों को बहुत हानि हुई, क्योंकि हमारे उद्योग इंग्लैंड के मशीन निर्मित वस्त्र से स्पर्धा नहीं कर पाई। आप चित्र संख्या 6.3 के अंदर देख सकते हो वस्त्र उद्योग में अतिरिक्त मूल्य उत्पादन। रेशा उत्पादन, कच्चा रेशा, धुनाई, कताई, सूत, बुनाई, कपड़ा, रंगाई, परिष्करण, वस्त्र, गारमेंट, वस्त्र विनिर्माण यानी वस्त्र गारमेंट। आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र तथा गुजरात के कपास उत्पादन क्षेत्रों तक ही सीमित थे। कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, पत्तनों की समीपता, श्रम नियुक्ति, जलवायु आदि कारकों ने इसके स्थानीयकरण को बढ़ावा दिया। इस उद्योग का कृषि से निकट का संबंध है और कृषकों, कपास चुनने वाले, गांठ बनाने वालों, कताई करने वालों, रंगाई करने वालों, डिजाइन बनाने वाले, पैकेट बनाने वाले और सिलाई करने वालों को ये जीविका प्रदान करता है। और इस उद्योग के कारण रसायन, रंजक, मिल, स्टोर तथा पैकेजिंग सामग्री और इंजीनियरिंग उद्योग की मांग है वो बढ़ती है। फलस्वरूप इन उद्योगों का विकास होता है। यद्यपि कताई कार्य महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में केंद्रित हैं, लेकिन सूती, रेशम, जरी, कशीदाकारी आदि में बुनाई के परंपरागत कौशल और डिजाइन देने के लिए बुनाई अत्यधिक विकेंद्रीकरण है। भारत में कताई उत्पादन विश्व स्तर का है, लेकिन बुना वस्त्र कम गुणवत्ता वाला है, क्योंकि ये देश में उत्पादन उच्च स्तरीय धागे का अधिक प्रयोग नहीं कर पाता। बुनाई का कार्य हथकरघों, विद्युत करघों व मिलों में होता है। हाथ से बनी खादी कुटीर उद्योगों के रूप में बुनकरों को उनके घर में बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करता है। यानी हाथ से बनी हुई खादी कुटीर उद्योग है, उसके रूप में जो बुनकर हैं उनके घरों में बड़े पैमाने पर रोजगार ये प्रदान करता है। महात्मा गांधी ने सूत काटने तथा खादी बुनने पर क्यों बल दिया?
हमारे देश में विद्युत चालित करघों और हथकरघों द्वारा निर्मित लुमेज की अपेक्षा कारखानों द्वारा निर्मित लुमेज को कम रखना क्यों महत्वपूर्ण है? भारत जापान को सूत का निर्यात करता है, यानी जो भारत है वो जापान को सूत का निर्यात करता है और भारत में बने सूती वस्त्र के अन्य आयातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, पूर्वी यूरोपीय देश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका तथा अफ्रीका के देश हैं। सूती रेशे के विश्व व्यापार में हमारे देश की भागीदारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 1/4 भाग है। हमारे कताई कारखाने विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और हम जो सूत पैदा करते हैं उसका उपभोग करने के सक्षम हैं, लेकिन बुनाई और कताई तथा प्रकरण इकाइयां देश में उत्पन्न किए गए उच्च कोटि के धागे का उपयोग नहीं कर पाती है। तो इस क्षेत्र में कुछ ही बड़े और आधुनिक कारखाने हैं तथा अधिकतर छोटी व बिखरी हुई इकाइयां ही हैं जिसका उत्पादन स्थानीय बाजार की मांग को पूरा कर पाता है। यह इस उद्योग की एक बड़ी कमी है। बहुत से कताई करने वाले सूती धागे का निर्यात करते हैं, जबकि परिधान निर्माताओं को कपड़ा आयात करना पड़ता है। धागा 85 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। अगर ये पतलून के रूप में बेचा जाए तो इसकी कीमत 800 रुपये प्रति किलोग्राम है। रेशे से धागे से कपड़ा और कपड़े से परिधान बनाने के प्रत्येक चरण पर मूल्य में वृद्धि होती है। हमारे लिए अधिक मात्रा में धागे के निर्यात की अपेक्षा अपने बुनाई क्षेत्र को सुधारना क्यों आवश्यक है? यद्यपि लंबे रेशे वाली कपास के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है, तथापि इसे आयात करने की भारत वस्त्र उद्योग, तो आप इस मैप के द्वारा समझ सकते हो कि भारत में जो वस्त्र उद्योग है वो कौन सी जगह कौन सा वस्त्र है वो पाया जाता है, स्थित है। तो सूती वस्त्र उद्योग है वो कहाँ कहाँ है, यानी जो ये ब्लैक का गोला बना हुआ है, जैसे औरंगाबाद, पुणे, मुंबई, सूरत, देवास, अहमदाबाद, राजकोट, कानपुर, आगरा, मुरादाबाद। तो यहाँ पर क्या है कि ये सूती वस्त्र जो उद्योग है वो स्थित है। ऊनी वस्त्र जो रेड कलर का बना हुआ है निशान, तो यहाँ पर ये ऊनी वस्त्र हैं, जैसे अहमदाबाद हो गया, जामनगर हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया, गुरुग्राम, पानीपत, बीकानेर, जयपुर, ग्वालियर। तो यहाँ सब जगह ऊनी वस्त्र मिलते हैं, उद्योग हैं। रेशम वस्त्र, तो रेशम वस्त्र जैसे बेलगांव है और मैसूर है, कोलार है, तो यहाँ पर रेशम वस्त्र हैं। तो इस तरह से भारत में वस्त्रों के जो उद्योग हैं वो यहाँ स्थित है। इस मैप के द्वारा आप आसानी से समझ सकते हो। आवश्यकता महसूस की जाती है, विशेषतः बुनाई और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनियमित विद्युत आपूर्ति को दूर करने तथा नई मशीनरी के उपयोग की आवश्यकता है। अन्य समस्याओं में कम श्रमिक उत्पादकता, कृत्रिम वस्त्र उद्योग से प्रतिस्पर्धा आदि हैं। पटसन उद्योग, भारत पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उद्योग है। बांग्लादेश के पश्चात दूसरा बड़ा निर्यातक भी है। वर्ष 2010-11 में भारत में लगभग 80 पटसन उद्योग थे। इनमें अधिकांश पश्चिम बंगाल की हुगली नदी तट पर 98 किमी लंबी तथा 3 किमी चौड़ी एक सेंकरी मेखला में स्थित है। हुगली नदी तट पर इसके स्थित होने के निम्न कारण हैं, यानी हुगली नदी के तट पर इसके स्थित होने के जो कारण है वो है पटसन उत्पादन क्षेत्र की निकटता, सस्ता जल परिवहन, सड़क, रेल व जल परिवहन का जाल, कच्चे माल का मिलों तक ले जाने में सहायक होना, कच्चे पटसन को संसाधित करने में प्रचुर जल, पश्चिमी बंगाल तथा समीपवर्ती राज्य उड़ीसा, बिहार व उत्तर प्रदेश से सस्ता श्रमिक उपलब्ध होना, कलकत्ता का एक बड़े नगरीय केंद्र के रूप में बैंकिंग, बीमा और जूट के सामान के निर्यात के लिए पतन की सुविधाएं प्रदान करना आदि ये सम्मिलित हैं। इस उद्योग की चुनौतियों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम वस्त्रों से बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, मिस्र, थाईलैंड जैसे अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा शामिल है। यद्यपि पटसन पैकिंग की अनिवार्य प्रयोग की सरकारी नीति के कारण इसकी घरेलू मांग बढ़ी है, तथापि मांग बढ़ाने हेतु उत्पादन में विविधता भी आवश्यक है और पटसन के प्रमुख खरीदार अमेरिका, कनाडा, घाना, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया हैं। बढ़ते वैश्विक पर्यावरण अनुकूल जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के लिए विश्व की बढ़ती जागरूकता ने पुनः जूट उत्पादकों के लिए अवसर प्रदान किया है। चीनी उद्योग, तो भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है,
लेकिन गुड़ व खांड सारी के उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। इस उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल भारी होता है तथा ढुलाई में इसकी सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। चीनी मिलें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश राज्यों में फैली है। चीनी मिलों का 60% उत्तर प्रदेश, बिहार में है। ये उद्योग मौसमी है, अतः सरकारी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? तो पिछले कुछ वर्षों से इन मिलों की संख्या है वो दक्षिण पश्चिमी राज्यों में विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। तो इसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ है वो गन्ने में अधिक सुक्रोज की मात्रा है, अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु की गुणकारी है। इसके अतिरिक्त इन राज्यों में सहकारी समितियां भी सफल रही हैं। इन उद्योगों की प्रमुख चुनौतियां इस प्रकार है कि इस उद्योग का अल्पकालीन होना, पुरानी व अक्षम तकनीकी का इस्तेमाल, परिवहन अक्षमता से गन्ने का समय पर कारखानों में न पहुंचना, खोई का अधिकतम इस्तेमाल न कर पाना। खनिज आधारित उद्योग, तो खनिज आधारित उद्योग है वो क्या है? तो वे उद्योग जो खनिज व धातुओं को कच्चा माल के रूप में प्रयोग करते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। क्या आप इन वर्ग में आने वाले कुछ उद्योगों का नाम बता सकते हैं? लोहा तथा इस्पात उद्योग। लोहा तथा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के और मध्यम उद्योग इनसे बनी मशीनरी पर निर्भर हैं। विविध प्रकार की इंजीनियरिंग, सामान निर्माण सामग्री, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण और विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है। क्रियाकलाप, इस्पात से बनी उन सभी पदार्थों की सूची बनाइए जो आप सोच सकते हो। इस्पात के उद्योग तथा खपत को प्राय एक देश से विकास का पैमाना माना जाता है। लोहा इस्पात एक भारी उद्योग है, क्योंकि इसमें प्रयुक्त कच्चा माल, तैयार माल दोनों ही भारी और स्थूल होते हैं और इसके लिए अधिक परिवहन लागत की आवश्यकता होती है। इस उद्योग के लिए लोहा ऐसे कोकिन, कोल और चूना पत्थर का अनुपात लगभग 4:2:1 का है। इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसमें मैंगनीज की कुछ मात्रा भी आवश्यकता होती है। और इस्पात उद्योगों की आदर्श स्थापना कहाँ होनी चाहिए? ये याद रहे कि इससे निर्मित माल को बाजार उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए सक्षम परिवहन की भी आवश्यकता होती है। वर्ष 2016 में भारत 956 लाख टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उद्योगों में तीसरे स्थान पर था और यह स्पंज लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक है। और इस्पात के अधिक उत्पादन के बावजूद भी 2016 में ये प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति खपत केवल 63 किलोग्राम ही थी, जबकि इसी समय विश्व में प्रति व्यक्ति औसत खपत 208 किलोग्राम थी। क्रियाकलाप तालिका 6.1 भारत में कुल इस्पात उत्पादन वर्ष और उत्पादन मीट्रिक टन में 2010 में 68.62, 11 में 75.70, 12 में 81.68, 13 में 87.67, 14 में 92.16, 15 में 15-16 के अंदर 91.0 और 16-17 के अंदर 101.3। तो इस समय भारत में 10 मुख्य संकलित उद्योग तथा बहुत से छोटे छोटे इस्पात संयंत्र हैं। अब है इस्पात निर्माण प्रक्रिया। झोंकदार भट्टी, ढलवा लोहा। तो कच्चे माल का कारखाना तक परिवहन, लोहा एसक का गुलाया जाना। चूना पत्थर एक सहायक खनिज है जिसे मिलाया जाता है और धातु का मेल हटाया जाता है। एसक को गर्म करने के लिए कोक का ईंधन के रूप में इस्तेमाल। तरल पदार्थ को सांचों में डालना जाता है और इसमें ढलवा लोहा है वो तैयार किया जाता है। इस्पात बनाना, ढलवा लोहा को पुनः गलाकर ऑक्सीकरण द्वारा अशुद्धता हटाकर मैंगनीज, निकल, क्रोमियम मिलाकर शुद्ध किया जाता है। और धातु को आकार देना तो रोलिंग, प्रेसिंग, ढलाई और गडाई। यानी भारत में लोहा तथा इस्पात संयंत्र हैं वो कहाँ कहाँ स्थित है वो इस मैप में दर्शाया गया है। तो जो लोहा और इस्पात संयंत्र हैं वो हैं बोकारा, जमशेदपुर, बरमपुर, दुर्गापुर, भिलाई, विशाखापट्टनम, विजयनगर, भद्रावती, सेलम। तो यहाँ पर जो लोहा और इस्पात संयंत्र हैं वो स्थित हैं। तो इस तरह से गाइज हमने जो हमारा चैप्टर था विनिर्माण उद्योग, इसको हमने आधा पढ़ लिया है और आधा हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज।